प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता एवं विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता का मापन और उनमें संबंध और उनके मात्रक जाने थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम, साथ ही इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। अगर इस टॉपिक के पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से देख लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोलराउस नियम, आयनों का स्वतंत्र अभिगमन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था वैद्युत अपघट्य के बारे में, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत अम्ल, क्षार एवं लवण के विलयन आते हैं। अब चूंकि ये वैद्युत अपघट्य आपका प्रबल हो सकता है या फिर ये दुर्बल हो सकता है। प्रबल मतलब स्ट्रांग या फिर वीक। अब स्ट्रांग और वीक का मतलब क्या है? ऐसा विद्युत अपघट्य जो 100% आयनित हो जाता है वो स्ट्रांग होता है, और जो 100% आयनित नहीं होता है वो वीक होता है। तो देखिए, जब हम विद्युत अपघट्य का विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में भाई धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। धनायन ऋणायन उपस्थित होते हैं और इन आयनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आयनी आकर्षण बल कहते हैं। अंतरा आयनिक आकर्षण बल। जब हम इस विलयन का डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, इसको पतला कर देते हैं, तो यही आयन दूर दूर हो जाते हैं। मतलब इनके बीच का अंतरा आयनी आकर्षण नगण्य हो जाता है, जिससे ये आयन सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। इसे आप आयनों का स्वतंत्र अभिगमन कहते हैं। आयनों का स्वतंत्र अभिगमन। आयनों का स्वतंत्र अभिगमन यानी कि इंडिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयंस। स्वतंत्र अभिगमन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक कोलराउस ने कोलराउस ने 1875 में किया। कोलराउस 1875 में कोलराउस ने ये प्रयोग किया। तो जब हम विद्युत अपघटनी विलयन को पतला करते हैं, उसकी सांद्रता को घटाते हैं, तनुता यानी आयतन को बढ़ाते हैं, तो आयनों के बीच का जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। और जब हम उसे बहुत पतला कर देते हैं, यानी कि सांद्रता जब शून्य की ओर अग्रसर हो, C → 0,
और आयतन आपका इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो, तो उस स्थिति में आयनों के बीच का अंतरा आयनी आकर्षण, ये आयनों के बीच का जो आकर्षण होता है अंतरा आयनी आकर्षण, वो नेग्लेजिबल हो जाता है। नेग्लेजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और इस अवस्था में आयन सभी संभव दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। तो उस स्थिति में विलयन की कुल मोलर चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघटनी विलयन में उपस्थित प्रत्येक आयन विलयन की कुल चालकता में निश्चित मात्रा का योगदान करता है। चाहे वो धनायन हो या ऋणायन, उसकी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक आयन एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है कुल चालकता में, विलयन की कुल चालकता में। तो विलयन की जो कुल चालकता होती है लैम्डा एम इनफाइनाइट, वो अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता के योगफल के बराबर होती है। अब चूंकि धनायन की संख्या x और ऋणायनों की संख्या y, इस तरह का गणितीय सूत्र लिख सकते हैं कोलराउस नियम के लिए। तो विद्युत अपघटनी विलयन में जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो सांद्रता घटती है, जिससे आयनों के बीच का आकर्षण बल घटता है। जब सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर होती है, अर्थात तनुता को अनंत करते हैं, तो आयनों के बीच का आकर्षण नगण्य हो जाता है। जब आयनों के बीच का आकर्षण नगण्य हो जाता है तो आयन सभी संभव दिशाओं में गति करने लगते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। इसलिए चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, उसका जो बिहेवियर हो जाता, व्यवहार हो जाता, वो एक जैसा हो जाता है। तो विलयन की कुल चालकता में धनायन भी बराबर का योगदान करते हैं, ऋणायन भी बराबर का योगदान करते हैं। ये बात 1875 में वैज्ञानिक कोलराउस ने बताई। इसी को हम कोलराउस का नियम कहते हैं कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघटनी विलयन की कुल मोलर चालकता धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। तो धनायन और ऋणायन दोनों ही बराबर योगदान करते हैं कुल चालकता में, उनकी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। ये कोलराउस नियम का सूत्र होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर x इंटू लैम्डा एम प्लस इनफाइनाइट, मतलब धनायन की अनंत तनुता पर चालकता, प्लस y इंटू लैम्डा एम माइनस इनफाइनाइट, मतलब ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब ये x और y एक मतलब के एक मोल में या एक यूनिट में सूत्र में उपस्थित आयनों की संख्या है। जैसे मान लीजिए CaCl2 है, CaCl2 का आयनन कराओगे आप, Ca डबल पॉजिटिव बनेगा और 2Cl सिंगल नेगेटिव बनेगा। तो ये Ca डबल पॉजिटिव की संख्या 1 है, तो यहाँ पर x का मान 1 है। Cl नेगेटिव की संख्या 2 है, तो यहाँ पर y का मान 2 है। इस तरह से मान लीजिए दिया है Na2SO4 दिया है, तो यहाँ भाई 2Na पॉजिटिव बनेगा प्लस SO4 डबल नेगेटिव बनेगा। तो आपको आवेश नहीं लेना है, संख्या लेनी है, आयंस की संख्या, वो भी एक अणु में उपस्थित। तो देखिए यहाँ पर 2 धनायन है तो x का मान 2 हो जाएगा, 1 ऋणायन है तो यहाँ पर y का मान 1 हो जाएगा। सपोज डेट दिया हो Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO, इसका आयनन कराएंगे आप, 2Al3 पॉजिटिव बनेगा प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर 2 धनायन है भैया तो x बराबर 2 हो जाएगा और 3 ऋणायन है तो y बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये संख्या है, ये x और y है। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघटनी विलयन की कुल चालकता में प्रत्येक आयन निश्चित मात्रा का योगदान करता है। अनंत तनुता पर विद्युत अपघटनी विलयन की कुल चालकता
धनायनों की चालकता और ऋणायनों की चालकता के योगफल के बराबर होती है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। अब इस कोलराउस नियम का क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशंस है, ये जान लेते हैं भाई। कोलराउस नियम के एप्लीकेशंस क्या है इसके भाई? तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मूलर चालकताएं पता होनी चाहिए, जिनका कि निर्धारण हम प्रयोगात्मक तरीकों से करते हैं। प्रयोग द्वारा प्रबल विद्युत अपघट्यों की मूलर चालकताओं का निर्धारण कर लिया जाता है। उनकी सहायता से कोलराउस नियम का सूत्र का प्रयोग करके हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूलर चालकता निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कोलराउस का जो नियम है वो चालकताओं का एक योगशील नियम है। चालकता मापने की विधि नहीं है, चालकताओं के योग को व्यक्त करता है। ये चालकता मापने की विधि नहीं है। चालकता मापने का तरीका हमने आपको अलग से बताया था कि हम प्रतिरोध मापकर विलयन की चालकता माप सकते हैं, और उसके लिए हमें चालकता सेल और व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यकता होती है। ये बात हमने आपको बताई थी। कोलराउस का नियम अनंत तनुता पर चालकता निकालने का नियम है। ये चालकताओं के योग को व्यक्त करता है, योग को व्यक्त करता है। ये एक योगशील नियम है, ये चालकता मापने की विधि नहीं है। इसलिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकताएं पता होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ये बात आपको बेहद समझ में आएगी, और उसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है एज ए न्यूमेरिकल्स टाइप में। तो वही सीधे आपका सीधे वही काम आ जाएगा, उसी का आप प्रयोग कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स में, और एप्लीकेशंस को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का, और उसकी अनंत तनुता पर मूलर चालकता का निर्धारण करते हैं कोलराउस नियम की सहायता से। तो कोलराउस नियम के सूत्रों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और हमें प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकताएं ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं भाई। तो मान लीजिए कि आपके पास दिया है CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मूलर चालकता आप निकाल रहे हो। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मूलर चालकता एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मूलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट m सफिक्स में लिख दीजिए CH3COOH। इसका आपको निर्धारण करना है, ये ज्ञात करनी है भाई। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये जो CH3COOH है इसका पूर्ण आयनन नहीं होगा, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसका अल्प आयनन होगा एसीटेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। तो यहाँ पर हम कोलराउस का सूत्र लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m H पॉजिटिव। ये आपको ज्ञात करना है, पता नहीं है। ये आपने कोलराउस का सूत्र भी लगा दिया। यही आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसी की मूलर चालकता आप अनंत तनुता पर निकालने वाले हो। तो अब आपको प्रबल विद्युत अपघट्य कुछ लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिया HCl का आयनन होगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो आज चालकता आपको माननी है वो आप मान लीजिए कुछ भी ज्ञात है। मान लीजिए इसकी चालकता लैम्डा इनफाइनाइट m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव बराबर इसका वैल्यू ज्ञात है, मान लीजिए x। इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसे। इसके बाद आपने दूसरा लिया CH3COONA सोडियम एसीटेट।
ये भी पूर्ण आयनित हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। इसकी भी चालकता आपको ज्ञात है लैम्डा m और CH3COO Na बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Na पॉजिटिव बराबर आप मान लीजिए y। इसकी y है वैल्यू, ज्ञात है ये वैल्यू। इसके बाद तीसरा आप लीजिए NaCl। तो NaCl से भैया बनेगा आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसके लिए भी सूत्र लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव बराबर इसकी वैल्यू मान लीजिए Z है। इसको आप ये तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, तीनों की चालकताएं ज्ञात हैं। HCl की चालकता X, CH3COO Na की चालकता मानी Y और NaCl की चालकता मानी Z। ये हमें ज्ञात हैं। इनकी सहायता से कोलराउस के सूत्रों का प्रयोग करके हम एसीटिक अम्ल की अनंत अनुता पर चालकता का निर्धारण कर पाएंगे। यही कोलराउस नियम का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है। तो भैया दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या क्या निकालना, आपको क्या चीज़ चाहिए इसमें समीकरण में। तो देखिए लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लिखा है लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव। तो इन समीकरण 1, 2, 3 में ढूंढिए कि यह एसीटेट आयन कहाँ पर है और H पॉजिटिव आयन कहाँ पर है। तो देखिए H पॉजिटिव आयन आपको समीकरण 1 में दिख रहा है और एसीटेट आयन आपको समीकरण 2 में दिख रहा है। तो आप एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को भाई जोड़ दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव प्लस आ जाएगा भैया लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COO नेगेटिव और प्लस आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m Na पॉजिटिव। इतना बन गया। अब देखिए ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये आपका इतना बन गया लैम्डा m CH3COOH। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COOH और प्लस क्या क्या बचा आपका, ये Cl नेगेटिव बचा और Na पॉजिटिव बचा। तो इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट m और NaCl लिख सकते हैं बेटा जी। तो देखिए NaCl की जो चालकता है वो लास्ट में मानी आपने कितनी है, Z है। तो यहाँ पर आप Z मान रख दीजिए। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COOH और प्लस यहाँ लिख सकते हैं Z लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl की जगह आप स्वयं कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है तो जोड़ दिया है, जोड़ने पर इतना मिल गया, ठीक है। और यह समीकरण 3 का यूज कर दिया, यहाँ Z लिख दिया। तो हमें निकालना इतना था लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COOH एसीटिक अम्ल की हमें अनंत तनुता पर मूलक चालकता निकालनी थी। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए भाई, तो x प्लस वाई माइनस Z इस तरीके से आपकी कैलकुलेट हो गई, ज्ञात हो गई। तो देखिए अगर प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मूलक चालकताएं दी गई हों तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूलक चालकता कोलराउस सूत्रों का प्रयोग करके इक्वेशन बना के आपस में उनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। इसके बाद दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरा एप्लीकेशन है कोलराउस नियम का, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के निर्धारण में, मतलब वियोजन की मात्रा निकालना। वियोजन की मात्रा निकालने में, वियोजन की मात्रा अल्फा
वियोजन की मात्रा अल्फा निकाल सकते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो भाई। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर आपको चाहिए, तो ये आपको लैम्डा एम देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, सी सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता वो आपकी कहलाती है डेल्टा सी एम, इस तरह से। और जब आपकी तनुता अनंत होती है, तनुता अनंत हो, तो आपकी जो सांद्रता है वो जीरो होती है। तो अनंत तनुता या जीरो सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता, जो मोलर चालकता हो जाती है बेटा जी, मोलर चालकता वो आपकी हो जाती है लैम्डा 0 एम, मतलब लैम्डा एम नॉट। तो आप लैम्डा एम नॉट को ही आप लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखते हो, तो लैम्डा एम नॉट लिख सकते हो या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट लिख सकते हो, हालांकि जीरो है। अब ये चीज़ हमने आपको क्यों बताई है, ताकि आप अल्फा का सूत्र जीवन में ना भूलें, कभी भी वो आपसे गलत ना हो पाए, है ना। तो इस तरह से आपकी जो अल्फा का सूत्र होता है, वियोजन की मात्रा अल्फा, तो अल्फा बराबर आप लिखते हैं लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम। एक सा हो गया, ये तो कट जाएगा, अभी सूत्र पूरा नहीं बना है, आप जो है धैर्य बनाए रखिए, समझिए अच्छे से। इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए लैम्डा एम बटे लैम्डा एम ऐसा लिख दिया हमने, जबकि अल्फा का सूत्र ऐसा लिख दिया। अब क्या है कि चूंकि जो ABC का क्रम आता है तो C पहले आता है, तो भाई ऊपर हमने C लिख दिया और O आता है बाद में, तो यहाँ नॉट को आप O मान लीजिए, तो ये आपका नॉट नीचे आ जाता है और आप लैम्डा एम नॉट की जगह इनफाइनाइट लिख सकते हो। तो मतलब अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका जो लैम्डा एम सी लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है, सांद्रता, सी सांद्रता पर मूलर चालकता, इसका मतलब है विलयन की मूलर चालकता सी सांद्रता पर, और लैम्डा एम नॉट या इनफाइनाइट का क्या मतलब है, इसका मतलब है अनंत तनुता पर मूलर चालकता, अनंत तनुता पर मूलर चालकता, ये मतलब है। तो देखिए वियोजन की मात्रा विलयन की सी सांद्रता पर मोलर चालकता और उस विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। इससे आप वियोजन की मात्रा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, इसका निर्धारण कोलराउस नियम द्वारा करते हो, इसलिए आप कोलराउस नियम का अनुप्रयोग मानिए से आप यहाँ से वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा एप्लीकेशन आता है, वो आता है वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सूत्र ध्यान देना है। एक बार आपने ओस्टवाल्ड का जो है तनुता सूत्र पढ़ा था, बस उसी का प्रयोग कर देना है, ओस्टवाल्ड का तनुता सूत्र। तो देखिए तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक का निर्धारण,
तो वियोजन स्थिरांक का डिटर्मिनेशन करना, निर्धारण करना, तो भैया वियोजन स्थिरांक बराबर होता सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की जगह आप 1 अपॉन वी लिख सकते हो, तो आपका हो जाता है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, है ना। तो ऐसा हो जाता है। फिलहाल इतने सूत्र से आपका सीधे निकल आता है। अल्फा आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, अल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिट। इससे आप अल्फा निकाल लेते हैं। तो और सी यहाँ पर सांद्रता है, तो वियोजन स्थिरांक है कि अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, तो के ए, क्षार का है तो के बी, ठीक है। तो इससे निकाल सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर सी क्या है, सी आपकी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता है, सी कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। और अल्फा तो आप जानती हैं, अभी अभी जानी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ये था कोलराउस का नियम कि जब हम तनुता अनंत कर देते हैं तो विलयन में जितने भी आयन होते हैं सभी आयन कुल चालकता में बराबर योगदान करते हैं। उस कोलराउस के इस नियम से हम दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मूलर चालकता निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं अल्फा, और वियोजन स्थिरांक को भी निकाल सकते हैं। ये इसके अनुप्रयोग हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को अच्छे से समझेंगे भाई। तो देखिए जब भी हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं, ऐसे विलयन में डुबोएं जिसमें उसी धातु के आयन हों, उसी धातु के आयनों की सांद्रता हो। सपोज डेट ये आपके पास एक पात्र है, इसमें कोई विलयन भरा हुआ है। सपोज करिए कि इसमें जो विलयन भरा है वो आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन भरा है, और जिंक सल्फेट का 1 m विलयन भरा हुआ है। 1 m का मतलब 1 मोल प्रति लीटर के हिसाब से। तो देखिए भाई ZnSO4 जो होता है ये आपका पूर्णतः आयनित हो जाएगा Zn डबल पॉजिटिव में और SO4 डबल नेगेटिव में। तो जब इसकी कंसंट्रेशन 1 m है, ZnSO4 की कंसंट्रेशन 1 m है, तो यहाँ पर Zn आयनों की कंसंट्रेशन भी 1 m होगी और सल्फेट आयनों की कंसंट्रेशन भी 1 m होगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है ना, इस वजह से। तो मतलब Zn डबल पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो यहाँ पर होता है वो होगा आपका कितना, 1 m, 1 m हो जाएगा। 1 m का मतलब 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब इसी में आपने एक छड़ को डुबोया और वो छड़ मान लीजिए जिंक की ही छड़ है, तो जिंक की ही छड़ को जिंक आयनों के विलयन में डुबोया, या ये कहिए जिंक के लवण के विलयन में डुबोया। तो ऐसा करने पर छड़ पर आवेश आ जाता है, विलयन के सापेक्ष कोई ना कोई आवेश आ जाता है। ये डिपेंड करता है उस अर्ध क्रिया पर कि उस छड़ पर ऑक्सीडेशन क्रिया हो रही है कि रिडक्शन क्रिया हो रही है। जब हम छड़ को डुबोते हैं उसी धातु के आयनों के विलयन में या लवण के विलयन में, तो छड़ पर या तो ऑक्सीडेशन क्रिया होती है या रिडक्शन क्रिया होती है, और ये निकाय अर्ध सेल, हाफ सेल कहलाता है, इसलिए यहाँ पर अर्ध क्रिया होती है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। और एक क्रिया होने से छड़ पर आवेश आ जाता है, या तो धनावेश आ जाता है या ऋण आवेश आ जाता है, या धनावेश आ जाता है या ऋण आवेश आ जाता है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों के सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे छड़ और विलयन के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। उस विभवांतर को ही हम
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं बेटा जी। इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और कैपिटल ई से उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली कह सकते हो कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे छड़ पर किसी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है और विलयन पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है, जिससे छड़ और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, स्थापित हो जाता है विभवांतर। उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये निकाय आपका हाफ सेल कहलाता है, अर्ध सेल कहलाता है। और यहाँ पर एक हाफ रिएक्शन होती है, यहाँ पर एक कौन सी रिएक्शन होती है? हाफ रिएक्शन होती है, अर्ध क्रिया होती है यहाँ पर। अब वो हाफ रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है? वो या तो भैया ऑक्सीडेशन हो सकती है, और या फिर वो क्या हो सकती है, या फिर वो रिडक्शन हो सकती है। अब अगर हम इसमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई, स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें, मतलब कि आप टेम्परेचर रख दें 25 डिग्री सी, और यहाँ पर जो जिंक आयनों का कंसंट्रेशन है वो आप रखें 1 m मतलब 1 मोल प्रति लीटर, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाएगा वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। ये ई नॉट क्या कहलाएगा भाई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा ये बेटा जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 25 डिग्री सी पर जब किसी धातु की छड़ को 1 m धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं आप, तो छड़ पर जितना इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा या छड़ और विलयन के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसको आप मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, उससे आप ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए किसी भी धातु पर इस तरह से कोई क्रिया हो रही है, किसी भी धातु पर एक रिडक्शन क्रिया हो रही है कि ये जो धातु के जो आयन हैं एक्वस जलीय आयन, वो n इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसे m सॉलिड बना रहे हैं, ठोस धातु बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना रिडक्शन कहलाता है बेटा जी, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये देखिए रिडक्शन क्रिया हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो रिडक्शन क्रिया हो गई है, अपचयन क्रिया हो गई है, तो ये हाफ रिएक्शन, अर्ध क्रिया है। तो इस क्रिया होने का मतलब है कि छड़ को आपने डुबोया है, छड़ पर आवेश आया है और ये अर्ध क्रिया हुई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच आप संबंध लिख सकते हो, और वो संबंध आप लिखते हैं नष्ट समीकरण से, नष्ट समीकरण, या फिर आप कह सकते हो ई एंड ई नॉट में संबंध, ई एंड ई नॉट, ई एंड ई नॉट में, ई एंड ई नॉट में संबंध कह सकते हो, या रिलेशन बिटवीन, संबंध कह सकते हो। तो ये जो संबंध होता है वो हो जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। देखिए ठोस अवस्था में इसका जो कंसंट्रेशन होगा, शुद्ध अवस्था में Ms कंसंट्रेशन वो 1 हो जाएगा, एकांक हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन 1 अपॉन एम एन प्लस कंसंट्रेशन,
ये दोनों में संबंध हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में। अब इस ln को log 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो 2.303 से गुणा करा देंगे तो भैया आ जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और ये ln हो जाएगा log 10 1/mn प्लस कंसंट्रेशन। ये इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध है। E आपका इलेक्ट्रोड विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R यहाँ पर गैस स्थिरांक होता है या विलयन स्थिरांक, और T यहाँ पर परमताप है, N यहाँ पर मोल है, ये इलेक्ट्रॉन्स के मोल है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। F यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम प्रति मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो एक फैराडे कहलाता है। तो n मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश n फैराडे हो जाएगा, और mn प्लस कंसंट्रेशन इसकी ये क्या है, सांद्रता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध दर्शाने का ये नष्ट समीकरण आपने जाना, इसी को नष्ट समीकरण कहते हैं। तो ये कोलराउस का नियम, उसके अनुप्रयोग और अंत में इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव और इसके बीच संबंध। अगली क्लास में हम जानेंगे ईएमएफ, सेल के ईएमएफ के लिए नष्ट समीकरण और सेल की गिब्बज मुक्त ऊर्जा का निर्धारण कैसे करेंगे। तो भाई आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास शानदार लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रह जाएं। धन्यवाद।